सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। पहले आपको ये स्टार्ट करने से पहले कुछ सिंबल है उसको समझ लीजिए। जैसे कि अगर कहीं पर इस तरह का चिन्ह लगा हो तो इसको ग्रीक भाषा में एप्सिलन के नाम से जाना जाता है। और अगर एक्स और ये एप्सिलन और ए लिखा हो तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक्स एक अवयव है जो किस में शामिल है, ए में शामिल है। जैसे ए बराबर अगर लिखा जाए 1 2 3 तो हम लिख सकते हैं कि एक अवयव है किस चीज़ का, ए का। ये हम बोल सकते हैं या 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, या एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, और ये सब एक्स हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। दूसरा संकेत है ये वाला जो संकेत आप देख पा रहे हो, तो ये जो सिंबल है ये सीधे सीधे पता चलेगा कि क्रॉस है, तो इसका मतलब होगा कि एक्स जो है अवयव नहीं है ए का। मतलब अगर आपको लिख दें हम इसमें 1 2 3 करके लिख दें और ए बराबर लिख दें और कहें कि 5 ए का अवयव है कि नहीं है, तो 5 इसमें है ही नहीं है, तो हम लिखेंगे 5 इज नॉट एलिमेंट, या आप नॉट एलिमेंट डायरेक्ट बोलिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सिंबल है हमारा। तो ये सिंबल बड़ा इम्पोर्टेंट सिंबल है, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए। जैसे कि मैं आपसे ये कहूँ इस सिंबल के बारे में, तो ऐसा लिखा हुआ हो और ऐसा लिखा हुआ हो, तो इसमें ये नीचे वाले को प्रॉपर सबसेट बोला जाता है और इसको केवल सबसेट बोला जाता है। दोनों में फ़र्क ये है कि अगर आप एग्जाम्पल कुछ ले लें, जैसे कि 1 2 हम लिख दे रहे हैं, 1 2 3 लिख दिए और b बराबर लिख दिए 1 2 3 4 लिख दिए, c या d बराबर लिख दिए 1 2 3 4 5 लिख दिए। ठीक है, इसी तरह से e बराबर हमने लिख दिया 1 2 3 ऐसे लिख दिए। ठीक है, f बराबर हमने लिख दिया 1 2 ऐसे लिख दिया। तो ये इतने सारे आपके पास समुच्चय है। हम लोग अगर कहें कि ये एक बिस्किट है या एक वृत्त है और इस वृत्त में से हम इतना दूर पार्ट काट के हटा दें, तो वृत्त का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ये अलग हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हिस्सा है इसी वृत्त का है, क्योंकि इस वृत्त में से इतना दूर काट करके अलग कर दिया गया ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट था। ठीक है, तो हम इस चीज़ को जब ऐसा पार्ट देख रहे होते हैं तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि ये एकदम इसी वृत्त का हिस्सा है। तो एकदम शब्द जो यूज कर रहे हैं, एकदम, परफेक्ट, है ना, ये वर्ड जो यूज कर रहे हैं प्रॉपर शब्द के लिए यूज कर रहे हैं। प्रॉपर मतलब प्रॉपर इसी का ये हिस्सा है, अगर इसमें से मिल जा रहा है तो हम उस हालात में प्रॉपर सबसेट। अब समुच्चय में देखिए कि अगर मैं कहूँ 1 2 3 तो हम बोल सकते हैं कि 1 2 3 तो बी में भी शामिल है, तो हम ये बोल सकते हैं कि बी का ही हिस्सा कौन है, ए है। तो अगर बी का ही हिस्सा ए है तो ए जो हुआ वो प्रॉपर सबसेट हुआ किस चीज़ का, बी का। तो ऐसे लिखा जाएगा। अगर ऐसा दे दिया जाए तो इसका मतलब हुआ ए प्रॉपर सबसेट है बी का, ए हिस्सा है बी का, ऐसे हम बोलेंगे। अगर हम देखें तो ए जो एलिमेंट है वो तो डी में भी शामिल है, तो अगर डी में शामिल है तो हम ये बोल सकते हैं कि ए जो है वो डी का भी हिस्सा है। तो हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है किस चीज़ का, डी का। अच्छा, बी और डी का बात किया जाए तो बी और डी में कौन किसका हिस्सा है, डी का हिस्सा है। तब बी डी का हिस्सा है, तब बी प्रॉपर सबसेट होगा किस चीज़ का, डी का। तो उम्मीद है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसको प्रॉपर नहीं बोलेंगे इस चीज़ को समझिए। तब प्रॉपर किसको नहीं कहना चाहिए उसे समझने के लिए आप इसको देखिए और इसको देखिए। यहाँ भी 1 2 3 है और यहाँ भी 1 2 3 है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम इसको कैसे बोलें कि ए का ही हिस्सा ई है, या तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ई का हिस्सा ए है। तो परफेक्टली इसमें कंफर्म नहीं है कि कौन किसका हिस्सा है, क्योंकि हिस्सा होने के लिए एक बड़ा होना चाहिए और एक छोटा होना चाहिए, ये नेसेसरी है।
इस दोनों में ऐसा कुछ नहीं है। तो हम बोलेंगे कि ए प्रॉपर सबसेट नहीं है किस चीज़ का, ई का, या ई जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है किस चीज़ का, ए का। तो प्रॉपर सबसेट होने के लिए आपको याद रखना है कि एक को छोटा और एक को बड़ा होना नेसेसरी है। लेकिन हम एक चीज़ बोल सकते हैं, प्रॉपर को हटा दो, खाली सबसेट का। तो सबसेट का मतलब होता है कि एक समुच्चय का टोटल अवयव किसी दूसरे समुच्चय में शामिल है, तो हम उस हालात में सबसेट बोलते हैं। मतलब ये कि आप देखिए ए और बी में ए का जितना भी अवयव है वो बी में है कि नहीं है, है। तो मैं इस बात को बोल सकता हूँ कि ए सबसेट है किस चीज़ का, बी का। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रॉपर बोलने का मतलब ये छोटा है और ये क्या है, बड़ा है, प्रॉपर बोलने का मतलब। लेकिन इसके अलावा ये भी बोल सकते हैं कि ए के सारे अवयव किस में है, बी में, तो ए सबसेट बी भी बोल सकते हैं। ए का सारा अवयव किस में शामिल है, डी में, तो हम बोल सकते हैं कि ए जो है सबसेट है किस चीज़ का, बी का। बी भी जो है वो सबसेट है किस चीज़ का, डी का। इतना बात समझ में आया। अब एक बात और, हम यहाँ पे लिखे थे कि ए और ई में, ए और ई में, ये तो बात क्लियर है कि ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, क्योंकि कौन किसका हिस्सा है ये नहीं पता। तो हम इसे सबसेट बोल सकते हैं कि नहीं, सबसेट बोल सकते हैं, क्योंकि ए के सभी अवयव किस चीज़ में है, ई में। तो हम ए सबसेट ई बोल सकते हैं, या फिर ई सबसेट ए बोल सकते हैं, क्योंकि ई के अवयव भी तो ए में शामिल है। बोलो, इतना बात समझ में आ गया? अच्छा, अब मुझे जल्दी से बताइए एफ और ई के बीच कौन सा चिन्ह लगेगा? एफ और ई के गलत जवाब। सबसेट होगा सर, एफ सबसेट है ई का, दोनों लगेगा। जी सर, पहले एफ और ई के बीच बोले हैं तब प्रॉपर भी है और सबसेट भी है, खाली एगो नहीं होगा। छोटा है बड़ा है तब प्रॉपर सबसेट होगा, छोटा है बड़ा है तो सबसेट भी होगा। दोनों बराबर है प्रॉपर नहीं होगा लेकिन सबसेट होगा। तो फिर से सुन लो, छोटा बड़ा प्रॉपर और चाहे सबसेट, प्रॉपर सबसेट भी होगा सबसेट भी होगा। दोनों बराबर तो प्रॉपर नहीं होगा लेकिन सबसेट होगा। बोलो, बुझा गया बात? एकदम क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट? एक सवाल बताओ। ए बराबर 1 2, बी बराबर 4 5, सी बराबर 2 3 4, डी बराबर 3 4 बताना है। क्या लगेगा चिन्ह इसमें? ए नॉट सबसेट, नॉट सबसेट। इसमें बी नॉट सबसेट, इसमें नॉट, इसमें आए सबसेट का चिन्ह लग जाएगा। गलत जवाब। नहीं, सी इधर रहेगा तब रहेगा। हाँ, सी हेने रहेगा, डी रहेगा तब हेने। छोटा बड़ ये तो ज़रूर होगा। बायां वाला हमेशा छोटा रहेगा, या बराबर के में आ सकता है या छोटा हो सकता है। तो बराबर ऐसा होता है। बराबर में आ सकता है, छोटा भी हो सकता है, लेकिन इधर कभी बड़ा हो जाए ये नहीं हो सकता है। बुझा गया? अगर इधर बड़ा हो गया तो ऐसे घुमा के लिख देंगे। समझ में आया? उल्टा चीज़ को घुमा देंगे, तब उस कंडीशन में इसको सुपर सेट कहेंगे। सुपर सेट। बुझा गया? सुपर सेट क्या है? अगर शुरू में बड़ा हो जाए और दाएं तरफ क्या हो जाए, छोटा, तो घुमा के लिखेंगे और कहाँ पढ़ेंगे? सुपर सेट। तो बताओगे ए बराबर 1 5 9, बी बराबर 2 5 नहीं 5 9, ए बी और बी ए के बीच क्या भराएगा?
क्या भराएगा? सुपर सेट। किसका? बी का। ए सुपर सेट है में बराबर बना सकता है सर। प्रॉपर सबसेट या सबसेट दोनों हो सकता है, सबसेट भी हो सकता है और प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। समझ में आ गया? अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाए तब खाली क्या भराएगा? सबसेट। कोई डाउट इसमें? चलो बहुत अच्छा, समझ में आ गया। नेक्स्ट, तो ये सिंबल देखिए अभी भी बताए हैं सबसेट के बारे में, सुपर सेट के बारे में। ए बी में बड़ा कौन होगा? ए बड़ा होगा। यूनियन मतलब मिलाकर, जैसे कि आपको ए बराबर 1 2 है, अब बी बराबर 2 3 है, तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? 1 2 3। इसका मतलब यूनियन। इंटरसेक्शन का मतलब ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में हो, तो दोनों में क्या है? 2। बुझा गया? तो यूनियन इंटरसेक्शन समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है, ऐसा यहाँ डैश या सी लिखा रहता है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि जैसे अगर हम कहें कि राम और श्याम 2 भाई हैं, राम और श्याम 2 भाई हैं, तो राम को छोड़कर कौन बचेगा? श्याम। तो राम का पूरक कहलाएगा श्याम, और श्याम का पूरक कौन कहलाएगा? राम। अब मैं ये कहूँ हरि के 2 बेटे हैं, राम और श्याम। समझ में आया? हरि के 2 बेटे हैं राम और श्याम, तो राम का पूरक कौन हुआ? श्याम। और श्याम का पूरक कौन हुआ? राम। दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा? हरि। बात बुझाया? तो इसलिए आपसे बोले कि हरि में से राम को हटा दिया जाए। हरि ने राम को निकाल दिया अपने घर से, तो उसके घर में कौन बचा? श्याम। समझ में आया? और हरि ने श्याम को निकाल दिया तो कौन बचा? राम। यही है पूरक। तो उसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि ए बराबर 1 2 है, बी बराबर 2 3 4 है, तो ये तो 2 गो बाल बच्चा हो गया, लेकिन बाप कौन है इसमें तो पता ही नहीं है। कोई तो होगा इन दोनों का बाप, तो कोई तो अगर बाप होगा तो उस बाप को हम काथी से सूचित करते हैं? यू से, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। तो 1 2 3 4 5 अगर लिख दिए तो ये बाबूजी हो गए। हई जो है ये बाबूजी। बाबूजी के 2 गो बेटा है, एगो ए है एगो बी है, तो बाबूजी ने ए को हटा दिया अपने में से, तो कौन बचेगा? है गलत जवाब। बाबूजी के पास 1 2 3 4 5 है, आपको लग रहा है कि बी बचेगा, लेकिन याद रहे कि ये दोनों के दोनों इसमें इस तरह से होने चाहिए कि एगो पार्ट। अब इसी चीज़ को मुझे समझाना है कि जैसे बी को थोड़ा देर के लिए हटा दो, अभी कौन है? 1 2। ए यू में से हमने किसको हटा दिया? 1 2 को हटा दिया, तो बोलो कौन बचेगा? तो ये है, ये राम था, तो ये कौन है? श्याम है। अगर यू में से हम इसको घटा देते तो क्या बचता? 1 2। तो हई जो आया ना, हई जो आया, इसी को ए डैश के नाम से जाना जाता है, यानी इसको पूरक समुच्चय कहते हैं। पूरक समुच्चय किसको कहते हैं? उसे छोड़कर जो बच गया। जैसे ए में कितना है? 1 2, तो 1 2 को छोड़ के कौन बच गया? 3 4 5 को ए डैश बोलेंगे। आपसे हम कहें कि ए डैश का फिर से डैश निकालेंगे तो क्या आएगा? तो फिर से ए आ जाएगा। मतलब इसका डैश निकालने का मतलब 3 4 5 को छोड़िए तो वही आ जाएगा। बोलिए इसमें किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? चलिए, तो पूरक बुझा गया। इसको ए डैश या ए सी से सूचित करेंगे। ए माइनस बी का सीधा मतलब है कि अगर आपको ए बराबर कुछ दिया हुआ है, 1 2 3 दिया हुआ है, आप बी का मान लीजिए कि 3 4 5 दिया हुआ है, और आपसे पूछा जाए कि ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, तो सीधा सीधा मतलब है ए माइनस बी का मतलब हुआ ए को तो लिख सकते हो, लेकिन किसको नहीं लिख सकते? बी को। तो बताओ ए में क्या लिखा हुआ है? 1 2 3। तो ए का मान तो हमने लिख दिया, लेकिन किसको हम इसमें नहीं लिख सकते हैं? तो बी में कौन चीज़ मैच कर रहा है? तो 3 हमारा नहीं लिखाएगा। आंसर केवल क्या होगा? 1 और 2, क्योंकि इसमें ए का मान भर सकते हैं,
लेकिन इसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, बी। ए माइनस बी का मतलब हुआ कि ए के कोई भी मान लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कोई भी मान ऐसा नहीं होना चाहिए जो मैच करे किस चीज़ से, बी से। तो बी से कौन मैच कर रहा था, तो 3 को भी हटा दिए, और 4 5 तो लिखना ही नहीं है, बात बुझाया। तो जो मैच करे वो तो लिखना ही नहीं है, बी का तो कोई भी नहीं लिखना है, जो भी लिखना है वो किसका लिखना है, ए का। तो ए माइनस बी का मतलब बुझाया, ए का मान तो हो लेकिन किसका मान नहीं हो, बी का मान नहीं हो। ए क्रॉस बी, इस क्रॉस का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जैसे आप ए बराबर कोई अवयव लिख रहे हो, 1 2 लिख रहे हो, बी बराबर लिख रहे हो 2 3 ऐसे करके, तो ए कार्टेशियन बी लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है जोड़ा लगाना। जैसे आप देख सकते हैं इस 1 का जोड़ा 2 3 से लगेगा तो 1 2 होगा, एगो क्या होगा 1 3 होगा, 2 का क्या होगा 2 2, फिर 2 3 होगा। तो यही होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, जिसको ए कार्टेशियन बी पढ़ा जाता है, ठीक है। इसके बाद एफ इज ए फंक्शन ऑफ फ्रॉम सेट ए टू बी। अगर इस तरह का सिंबल दिया हुआ हो, ऐसा सिंबल दिया हुआ हो, तो इसका मतलब क्या होता है समझिए, ऐसे लिखा हुआ है। तो मान के चलिए हमने ए बराबर लिखा 1 2 और बी बराबर लिख दिया 4 5 6 7, ठीक है। और लिख दिया जहाँ f इज ए फंक्शन ऑफ सेट ए टू सेट बी, और एफ एक्स बराबर हम लिख दिए x² + 1। बात बुझाया। तो इसका मतलब हुआ कि एक फंक्शन दिया हुआ है जिसका मान आपको निकालना है, लेकिन x का मान कहाँ से लेना है, सेट ए से। अब y का मान कहाँ से आना चाहिए, b से। तो देखिए a में कौन सा मान दिया हुआ है, तो अगर मैं x² + 1 दिया हुआ है, मैं 1 रख दिया तो कितना आएगा 2। क्या ये आंसर होगा, काहे कि बी में 4 5 6 7 दिया है, तो ये आंसर नहीं हुआ। आंसर वही होगा जो किस में का आ जाए, बी में का। अगर मैं F2 लिख दिया तो 2, तो 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा क्योंकि इसमें क्या है 5। 3 रखेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि 9 1 10 ज़्यादा हो जाएगा, तो आंसर कै गो होगा, 1 1 होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान में रखेंगे कि ए इसका बहुत बड़ा महत्व है, जितना देगा उतने वैल्यू रखना है, दूसरा नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इम्प्लाई दैट, ऐसा चिन्ह अगर आपको नजर आए तो इसका मतलब होता है का तात्पर्य है, हाँ का तात्पर्य है कि, ठीक है। तो ऐसा मैथ में हम लोग बहुत सारा चीज़ यूज करेंगे। इसका मतलब होता है कि इफ़ एंड ओनली इफ़, मतलब आपको केवल और केवल यदि लिखना हो तो उसके जगह पर ये वाला डबल इम्प्लाई दैट या डबल एरो वाला मार्क, और या सिंगल एरो वाला मार्क इम्प्लाई दैट के लिए यूज होता है, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको उल्टा ए मिल जाता है तो उसको क्या बोला जाता है, फॉर ऑल या फॉर एवरी, मतलब प्रत्येक के लिए, ठीक है। अच्छा, ये अगर सिंबल मिल जाए तो इसको हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। इसका सिंबल डेल्टा के जगह पर ऐसे प्लस का चिन्ह दे करके सर्किल दे देंगे तो भी इसको क्या बोला जाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको हम लोग आगे देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर ऐसा चिन्ह नज़र आ जाए तो इस चीज़ को, जैसे मान के चलिए लिखा हुआ है कि x अवयव है a का और बीच में क्या लिखा गया है और, तो और के लिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसा चिन्ह दे सकते हैं, इसको एंड बोला जाएगा। तो x जो है एलिमेंट है a का, एंड x एलिमेंट क्या है b। अगर आपको या लिखना हो, या जैसे x a का अवयव है, x b का भी अवयव है और यहाँ लिखा हुआ है या, तो या के जगह पर इस तरह से चिन्ह बना देंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, या। क्लियर हो गया। अब आप थोड़ा देखिएगा कि समुच्चय क्या होता है। तो समुच्चय का मतलब होता है सुपरिभाषित संग्रह। मतलब कि अगर आपसे कोई सवाल हम पूछे और किसी और आदमी से वही सवाल पूछें, दोनों ने जवाब एक ही दिया तो वो परिभाषित है। अब जैसे मैंने पूछा कि भारत को कितने नामों से जाना जाता है, तो किसी ने कहा 4 नामों से, ठीक है। किसी और से हम पूछे तो वो भी बोला 4 नामों से, तो 4 नामों से सब कोई बोल रहा है। अब एक है आर्यवर्त, एक है इंडिया, एक हिंदुस्तान और एक क्या है भारत, 4 नाम हुआ। किसी और से पूछे तो वो भी बोला कि इंडिया, भारत, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, 4 नाम।
तो इसका मतलब भारत को मुख्य रूप से 4 नामों से ही जाना जाता है। तो इसको हम लोग परिभाषित, सुपरिभाषित बोलेंगे कि अपरिभाषित बोलेंगे? सुपरिभाषित। तो इसलिए ये समुच्चय हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। बात समझ में आया? अगर मैं किसी से ये बोलूँ कि शुरू के प्रथम 5 गो प्रकृत संख्या कौन कौन है, तो सब कोई 1 2 3 4 5 बोलेगा, सब कोई 1 2 3 4 5 बोलेगा। तो ये भी क्या हो गया? समुच्चय हो गया। लेकिन अगर मैं ये सवाल पूछ दूँ कि ये बताओ भाई कि दुनिया में सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है, तो बता सकते हो? दुनिया के सबसे खतरनाक 5 गो जानवर के नाम बताओ। तो सब कोई अपना अपना मन के हिसाब से, किसी को कुत्ते से डर लगता है तो कुत्ता से अगर डर लगता है तो वो कुत्ता के नाम बताएगा, किसी को चूहा से डर लगता है तो वो चूहा का नाम बताएगा। सबका अपना अपना जो है नाम अपना बताएगा। वेरी नाइस, ओके। तो कहने का तात्पर्य है कि सेट क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। सेट को 2 तरह से लिखा जाता है। एक सारणी रूप होता है जिसको टेबुलर या रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, मतलब इस तरह से लिखा हुआ होगा तो वो क्या होगा? सारणी रूप। और अगर समुच्चय जो है कुछ इस रूप से लिखा हुआ हो, कहने का मतलब ऐसे, तो समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं, या गुण प्रकटीकरण रूप, यानी कि गुण के आधार पर लिखना, जिसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इसको हम पढ़ते कैसे हैं? जैसे हम पढ़ेंगे ए, बराबर को पढ़ेंगे में, बराबर के जगह पर में पढ़ा जाएगा। ये जो कोष्ठ है उसको पढ़ेंगे वो सभी, है ना। एक्स उसके बाद लिखेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? ए में वो सभी एक्स हैं। समझ में आया? एक्स के बाद है लगा देना है। ए में वो सभी एक्स हैं। क्लियर? है जो चिन्ह है इसको जहाँ पढ़ेंगे या जिसमें पढ़ेंगे तो लिखेंगे ए में वो सभी एक्स हैं जहाँ एक्स प्रथम 5 प्रकृत संख्या है। तो ए में वो सभी एक्स माने एक्स का वो मान होगा जो प्रथम कौन सी संख्या होगा? 5 प्रकृत संख्या। तो 1 2 3 4 5। तो इस तरह से लिखने के तरीका को हम लोग क्या कहते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। तीसरा तरीका है विजुअल फॉर्म, चित्रीय रूप। मतलब कि अगर ये समुच्चय 1 2 3 4 है तो ऐसे सर्किल बना करके आप कहीं पर भी ऐसे लाइन से लिख देंगे तो इसको हम लोग विजुअल फॉर्म के नाम से जानते हैं। अब इसमें आप देखिए कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय हैं जिनका संकेत होता है। जैसे अगर कैपिटल N लिखा हुआ हो, ठीक है, तो इसका मतलब आप समझेंगे कि N में वो सभी एक्स हैं जहाँ एक्स एक क्या है? प्रकृत संख्या। अब प्रकृत संख्या बताइए कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके हाँ इनफाइनाइट तक होगा, लेकिन इनफाइनाइट प्रकृत संख्या नहीं होगा, इसलिए डॉट डॉट के बाद इनफाइनाइट नहीं लिखे हैं, डॉट डॉट तक लिख दिए। इनफाइनाइट नहीं आता है प्रकृत संख्या में। क्लियर हो गया? पूर्ण संख्या को हम लोग काशी से स्विच करेंगे W से, तो इस तरह से लिखा जाएगा। इसका शुरुआत कहाँ से होगा? 0 से। 0 1 2 3 4। पूर्णांक संख्या कहाँ से शुरू होगा भाई? तो माइनस इनफाइनाइट से शुरू होगा, 0 पर आएगा, फिर कहाँ तक जाएगा? प्लस इनफाइनाइट तक। ये पूर्णांक संख्या हो गया। इसको काशी स्विच करते हैं Z से या कैपिटल I से स्विच किया जाएगा, Z या कैपिटल I। परिमेय संख्या को किस चीज़ से स्विच करेंगे? Q से। और वास्तविक संख्या को किस चीज़ से स्विच करेंगे? R से। सम्मिश्र संख्या, तो सम्मिश्र संख्या वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्या को सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। जैसे मान के चलिए कि हमने लिखा 3 + 4i, अब ये लिख दिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 क्या है? वास्तविक संख्या है और 4 क्या है? काल्पनिक संख्या है। और दोनों को इस रूप में लिख दिया जाए तो उसको कहा जाता है सम्मिश्र संख्या। और सम्मिश्र संख्या में एक वास्तविक वाला पार्ट होता है और एक काल्पनिक वाला पार्ट होता है, जिसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल और भी देखेंगे हम लोग। अच्छा, अब देखिए सेट ऑफ सेट्स किसको कहना चाहिए? सेट ऑफ सेट्स किसको कहना चाहिए? सेट ऑफ सेट्स मतलब समुच्चयों का समुच्चय। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर इसमें देखिए, ये क्या है? एक छोटा सा समुच्चय है जिसमें कितना अवयव है? 1 अवयव है। इसमें भी क्या है? 1 अवयव है। सब छोटे छोटे समुच्चय बनाए गए हैं। अब आप देख सकते हो कि अलग अलग समुच्चय हैं। यदि ये सभी अवयव की तरह कार्य करें, मतलब आप जो इसमें देखे है जो आप देख पा रहे हो, ये सब तो समुच्चय है। और अगर ये सभी किस तरह काम करें? अवयव की तरह। तो अवयव किसको कहा जाता है? जिसको कोमा देकर के लिखा जाता है। जिसको कोमा देकर लिखेंगे वो क्या बन जाएगा? अवयव। तो देखिए इसी को मैंने कोमा देकर के लिख दिया सबको, और आप दोनों तरफ क्या लगा दिया? मझला कोष्ठ। तो इस पूरे चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? तो इसे ही समुच्चयों का, ये सब क्या है?
समुच्चयों का समुच्चय, ये समुच्चयों का क्या हो गया, समुच्चय कहते हैं। बोलो क्लियर हुआ बात। अब आप इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात को समझिए। इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ एक दो मंजिला कोष्ठ में नहीं है, लेकिन ये है तो है, तो समुच्चय है, समुच्चय है, समुच्चय है, लेकिन ये फिलहाल इसमें किस रूप में काम कर रहा है, अवयव के रूप में। अब देखिए ये समुच्चयों का समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि एक और दो को देखा जाए तो ये समुच्चय नहीं है, बल्कि क्या है, अवयव है। इसलिए ये समुच्चयों का समुच्चय, समुच्चयों का समुच्चय बोलने के लिए क्या जरूरी है? सब के सब क्या होने चाहिए? ये समुच्चय होना चाहिए। समुच्चय के प्रकार, समुच्चय के प्रकार तो बहुत होंगे। जैसे एक आप टाइप देखिए फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट किसको कहना चाहिए? जिसमें संख्या गिन सकें हम। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में वॉवेल कई गो होता है? 5 गो। तो एक गिन सकते हैं कि 5 गो है, तो क्या कहलाएगा? फाइनाइट। ऐसा कोई भी समुच्चय हो जिसमें हम गिन सकते हैं। इनफाइनाइट सेट किसको बोलना चाहिए? जिसमें हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे एक प्राकृतिक संख्या, हाँ, एक प्राकृतिक संख्या है, तो क्या है ये? इनफाइनाइट है। बोलो समझ में आ गया? पूर्णांक संख्या भी हो जाता है। बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है?